आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर का वजीर आला के तौर पर तीसरी बार इख्तिदार में आना यकीनी। तिरुमला मंदिर में पूजा के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमलवारी। पुलिस अहदेदारों ने रियासती वजीर कमलाकर की गाड़ी की ली तलाशी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। कवाड़ीगुड़ा में 2.2 करोड़ 9 लाख रुपए की नकदी रकम और मियापुर में 17 किलो सोना और 17 किलो चांदी जब्त। सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स तनाज़े का करेगी फैसला। कांग्रेस की फेहरिस्त जमहूरी बीजेपी के ऊपर से नीचे तक मसलत की हुई है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। गजा में मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हमलों में ताहम 2670 अफराद हलाक और 9600 से ज्यादा जख्मी। इसराइली बमबारी में 30,000 से ज्यादा मकानात तबाह, 12 लाख से ज्यादा शहरी बेघर। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंकशाफ। इसराइल ने गजा पर हमला जारी रखते हुए तनाज़े में होगा मजीद इजाफा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि के चंद्रशेखर राव रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से तीसरी मरतबा इख्तिदार में आना यकीनी है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने आज सुबह तिरुमला के लाडुल वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। बाददा मंदिर के बाहर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के हाथों बी फॉर्म हासिल करने के बाद वो सीधे तिरुमला मंदिर पहुंचे और स्वामी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में केसीआर की पैरवी की और अब हम रियासत की तामीर नौ में इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुदा से दुआ की है कि वो इन्हें मुस्तकबिल में इनके साथ मिलकर काम करने का मौका दे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना जो मुल्क के लिए चावल फराहम करने वाली रियासत और गुर्बत के खात्मे में एक मिसाली रियासत बन गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो गरीब, पसमानदा और कमजोर तबकात के साथ खड़ी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि केसीआर का तीसरी मरतबा वज़ीर आला के तौर पर इख्तिदार में आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना तमाम शोबों में मिलकर नंबर 1 रियासत के तौर पर खड़ा होगा। పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు, రైతులకు, పేద వర్గాలకు విద్య, వైద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలనకు, దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మూడోసారి ఎలక్షన్ వెళ్తున్నాం కనుక ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ మూడోసారి మా నాయకుడిని, మా కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని వారి వెంట మళ్ళీ మేము ప్రయాణించి వారి అడుగులు అడిగేసి వారు చేసే కార్యక్రమాల్లో గతంలో మాదిరిగా పాల్పంచుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారితో పాటు ఉన్నాం, ప్రభుత్వంలో వారితో పాటు ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో వారితో పాటు ఉండి ఇంకా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఆ భగవంతుడు చల్లగా చూడాలని ఆయురారోగ్యాలతో అందరినీ చల్లగాని మనసారా వేడుకొని దర్శనం చేసుకొని రావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక రకాలుగా దేశంలోని ఒక అత్యున్నత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో మన ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతతో ఇంకా పనిచేస్తారని, పేద వర్గాలకు పనిచేసేటట్లు శక్తి సమర్థలు మాకు ఇవ్వాలని భగవంతుని కోరుకొని దర్శనం చేసుకొని రావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా గతంలో మన
वजीर सिविल सप्लाईज गमला कमलाकर की कार की पुलिस ने तलाशी ली है। रियासती वजीर कमलाकर के बशमुल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केशव राव, साबिक वजीर बी विनोद भी इस कार में मौजूद थे। ये अफराद करीमनगर से सिलसिला जा रहे थे। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से ही अहदेदार अजला में तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर कमलाकर की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नाफिज किए गए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बाद हैदराबाद में पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर चेकिंग की जा रही है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी लेते हुए भारी मकदार में नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। चुनाचे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस ने कबाड़ीगुड़ा में तलाशी मुहिम के दौरान रकम की गैर कानूनी मुंतकिली की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 2 करोड़ 9 लाख रुपए के नकद रकम को जब्त कर लिया है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से एक कार और मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नजर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी लेते हुए बड़ी मिकदार में सोना और चांदी को जब्त कर लिया गया। चुनाचे मियाँपुर पुलिस ने मियाँपुर चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की है। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले 17 किलो सोना और 17 किलो चांदी जब्त कर ली। पुलिस ने इंतखाबी कवायद के मुताबिक सोने और चांदी के जेवरात के भी बिल जब्त कर लिए। हनमकुंडा जिले में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर लिया गया। जिले के एलका तुर्ती मंडल के पंचाल कलीपेट चेक पोस्ट के करीब हर रोज मामूल की तलाशी मुहिम जारी थी। इसी मुहिम के दौरान गाड़ी की तलाशी में डीसीएम वैन को रोका गया। इसी की तलाशी पर बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 क्विंटल गांजे को जब्त कर लिया और इसको मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने कहा कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, ताहम इस सिलसिले में जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि पीर की सुबह तकरीबन 6 बजे इस वाक़े के सिलसिले में फोन का वसूल हुआ है। ये आग बैग्स और दीगर अशिया फरोख्त करने वाली दुकान में लगी है। आग के साथ कशफ धुआं भी था। आग के साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। आग के दीगर दुकानात तक फैलने के खदशे से चौकसी इख्तियार की गई है। पुलिस ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और डीआरएफ के अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली के पापा राइडू नगर में कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त सैलून ओनर अशोक के तौर पर की गई है। इस वारदात के बाद कातिल सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाकर फरार हो गया ताकि इस वारदात का कोई सबूत न मिल सके। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस की क्रूज टीम वहां पहुंच गई, जिन्होंने जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अशोक के कल रात घर वापस न होने पर इसके अरकान खानदान को शुबा हुआ, जिन्होंने अशोक को फोन किया। ताहम अशोक के फोन न उठाने पर इसके अरकान खानदान सैलून पहुंचे, जहां इसकी लाश इन्हें नजर आई। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में एपी के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इनके अरकान खानदान और तेलुगु देशम के लीडरों ने अनोखा एहतजाज दर्ज किया। इंसाफ की बेड़ियां नामी इस एहतजाज के दौरान चंद्रबाबू की बीवी भुवनेश्वरी, इनके फर्जंद लोकेश और बहू ब्रह्मणी ने अपने हाथों को रस्सियों से बांधकर एहतजाज किया। इस एहतजाज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई। चंद्रबाबू की अहलिया भुवनेश्वरी के साथ साथ बी चौधरी और सी कोटेश्वर राव, विजयवाड़ा के एमएलए जी राम मोहन, एमपी के रविंद्र कुमार और दीगर ने राजा महेंद्रम
तेलुगु देशम दफ्तर में मुनक़िदा बेड़ी से इंसाफ के एहतजाज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी कारकुनान चंद्रबाबू के हामियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मैं बापू के साथ हूं के नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए एपी तेलुगु देशम के सदर नायडू ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू को जेल में डालकर कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के 37 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके खिलाफ एक भी सबूत पेश करने में हुकूमत नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने गौर करने के लिए भेजने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला कई मामलात को बड़ी बेंच के सामने रखने की दरख्वास्त पर किया है। बेंच ने कहा कि मामले की अहमियत को देखते हुए आइन के आर्टिकल 145(3) के तहत दरख्वास्तों को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने रखा जा सकता है। केस की समाअत पहले ही 31 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। अदालत उज़्मा ने 10 अक्टूबर को कहा था कि मामले की हतमी समाअत 31 अक्टूबर, अगर जरूरत पड़ी तो अगले दिन 1 नवंबर को भी की जाएगी। क़ब्ले अज़ीज़ समाअत करने वाली बेंच ने कहा था कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे कि आया इसे 5 जजों के आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए 10 अक्टूबर को समाअत करते हुए बेंच ने 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट डॉक्टर जय ठाकर, कांग्रेस लीडर एस बसवाल और दीगर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इंतखाबी बॉन्ड स्कैम सियासी जमातों के लिए फंड्स जमा करने का एक बड़ा जरिया है। बेंच के सामने एनजीओ एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने 10 अक्टूबर की समाअत के दौरान कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को चैलेंज करने के लिए कहा गया था क्योंकि इसे मनी बिल में पास किया गया था। मजीद ये कि गुमनाम फंडिंग के प्रोविजन की वजह से ये स्कैम शहरियों के मामलात के हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है। इस स्कैम से सियासी पार्टियों को इनके कंपनियों से बड़ी रकम आने की इजाजत मिलती है, जिन्होंने इससे कुछ फवायद हासिल किए हैं और इस तरह बदउनवानी को भी फरोग मिलता है। प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि इस किस्म की इंतखाबी फंडिंग से बदउनवानी को फरोग मिलेगा। कुछ कंपनियां नामालूम जराए से इन जमातों को फंड देगी जिनकी हुकूमतों से वो फायदा उठाती हैं। इससे कबल भी एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2024 के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के आगाज से कबल इस मामले में फैसला किया जाना जरूरी है, जिसके बाद अदालत ने इसे हतमी समाअत के लिए तय करने का फैसला किया था। कांग्रेस की जानिब से मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करने के एक दिन बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि कांग्रेस की फहरिस्त जमहूरी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऊपर मरकजी क़ियादत से नीचे तक थोपे गए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नहीं, मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल बनाने वालों की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त से अवाम को मुद्बी तौर पर आगाह किया गया है कि अवाम और कारकुनों की दरख्वास्त पर अवाम की नुमाइंदगी का ये मौका सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो बेलूसी के साथ अवामी खिदमात का अज़्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फहरिस्त इस लिहाज से बीजेपी से मुख्तलिफ है कि कांग्रेस की फहरिस्त जमहूरी है क्योंकि इसे तंजीम के आखिरी दर्जे तक कारकुनों के मशवरों का एहतराम करते हुए बनाया गया है। इसकी सिमत जमहूरियत की बुनियादी रूह के मुताबिक नीचे से ऊपर की तरफ है, जबकि बीजेपी की फहरिस्त ऊपर से नीचे तक थोपी गई है। ये अजारादारी के घुमंड के साथ इलेक्शन लड़ने का हुक्म है और बीजेपी लीडरों, ओहदेदारों और कारकुनों की तौहीन है। इस लिहाज से बीजेपी की फहरिस्त गैर जमहूरी है। कल सुबह कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के आइन मुताबिक पीर की अली सुबह से वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज हुई है। दरअसल जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर जारी बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की नकल हमल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब कश्मीर में मौसम ने करवट ली है, जिसके साथ ही वादी के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मालूम हुआ है कि मुगल साहरा पर पीर की कली
पीर की गली के मुकाम पर भी दरमियानी शब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल को रोक दिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक शाहराह पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में शुमाली कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर पीर की सुबह से ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा देखने को मिला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिशों और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गजा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2670 हो गई है, जबकि 9600 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। ये इतलात गजा की वजारत सेहत ने दी है। वजारत के तर्जुमान अशरफ अल कदर ने इसराइली हमले पूरी शफाकियत के साथ जारी किए हैं। इन हमलों में रिहायशी पड़ोसी को निशाना बनाया गया है और लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर नुकसान की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ इदारे यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के सरबराह ने कहा कि गजा में जिंदगी का तस्वर खत्म होता जा रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक UNRWA के कमिश्नर जनरल ने कहा कि गजा से आलमी इदारा का अमला मिस्र की सरहद के करीब रफाह मुंतकिल हो चुका है। अब ये अमला भी इस इमारत में अपने उम्र सरअंजाम दे रहा है, जहां हजारों बेघर अफराद इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। मिस्र में फलस्तीनी सफीर ने इंकशाफ किया है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में 30,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। 12 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हुए हैं। 14 से ज्यादा हॉस्पिटल खराब हो गए हैं। और अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा में इसराइली हमलों में पेशरफ्त से आगाह करने के लिए मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फलस्तीनी गजा ने कहा कि बट्टी की सूरत हाल बहुत संगीन है। हमारे पास मरने वालों की लाशों को दफनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसराइल को गजा में ज़िमनी दाखिलत और मजीद कत्ल व गारत गिरी मचाने से गुरेज करने के भी हवाले से खबरदार किया है। फलस्तीनी सफीर ने गजा की पट्टी को खुराक और तिब्बी सामान की फराहमी और इमदाद के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि जंग के 9 रोज में 2500 से ज्यादा फलस्तीन शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाहगज़ीन ने कहा कि गजा की पट्टी में 20 लाख से ज्यादा शहरियों को पानी खत्म होने के खतरे का सामना है। ये सूरत हाल जिंदगियों के लिए खतरा बन गई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा पट्टी पर हमला जारी रखे तो तनाज़े में मजीद इजाफा हो सकता है। रईसी ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ फोन पर गुफ्तगू में कहा कि अगर सेहूनी हुकूमत इन जराइम फलस्तीनियों के खिलाफ जारी रखकर अपनी शिकस्त की कीमत चुकाना चाहती है तो जंग में तोसी हो गई है। ईरानी सदर के दफ्तर के वेबसाइट पर शाया होने वाली एक बयान के मुताबिक मिस्टर रईसी ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान फलस्तीनियों पर इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की है और फलस्तीनी अवाम की हिमायत में निकाली जाने वाली रैली को रोकने पर फ्रांसीसी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। फ्रांसीसी सदर ने अपने तरफ से गजा में बहरान की शिद्दत पर तशवीश का इजहार किया है और ईरान से मुतालबा किया कि वो खित्ते की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपना बाअसर किरदार अदा करे। ताहम मिस्टर रईसी ने कहा कि एहतजाजी ग्रुप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वाज़ेह है कि फलस्तीन की इस्लामती मज़ाहिमती तहरीक हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया और बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के साथ अचानक दरअंदाजी की। इसके जवाब में इसराइल ने गजा में वसी पैमाने के हमले किए हैं। तनाज़ा जारी है और 9वें दिन में दोनों अतराफ के तकरीबन 4000 अफराद हलाक और बहुत से जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में इनके इत्तलात की तरदीद की गई है, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका, मिस्र और इसराइल रफाह सरहद के खोलने और जनूबी गजा में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। BBC के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इसराइल ने सरहद खोलने और गैर मुल्कियों को बाहर भेजने के बदले जंग बंदी पर कोई इत्तेफाक नहीं किया है। वाज़ेह है कि खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने मिस्र की 2 सिक्योरिटी वज़राए के हवाले देते हुए यह खबर दी थी कि इसराइल
اسرائیل اور مصر رفح سرحد کے کھولنے اور جنوبی غزہ میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حماس میڈیا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں جنوبی غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے متعلق کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، اور معروف رائٹرز کو بتایا گیا ہے کہ انہیں مصر کی طرف سے رفح کراسنگ کھولنے سے متعلق کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ میں ایک 71 سالہ شخص نے فلسطین نژاد 6 سالہ معصوم بچے پر 26 بار چاقو سے وحشیانہ حملہ کر کے اس کی جان لے لی ہے، جبکہ معصوم بچے کی ماں حملے میں شدید طور پر زخمی ہوئی ہے۔ ایک 71 سالہ جوزف زوبا پر 2 افراد کو مسلمان ہونے کی وجہ سے چھرا گھونپنے کے بعد قتل اور نفرت پر مبنی جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ورلڈ کمیونٹی شراف کے دفتر نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان موجودہ تنازع کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ ماں اور اس کے بیٹے پر حملے سے دکھی ہیں جو فلسطینی نژاد امریکی تھے۔ مسٹر بائیڈن نے ان بیان میں کہا، نفرت کے اس خوفناک عمل کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ ہماری بنیادی اقتدار کے خلاف ہے۔ امریکہ میں پولیس نے اس 71 سالہ شخص کو قتل اور نفرت پر مبنی جرم کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس نے ایک 6 سالہ فلسطین نژاد لڑکے اور اس کی ماں پر چاقو سے حملہ کیا، جس میں لڑکا ہلاک ہو گیا جبکہ اس کی 32 سالہ ماں کو شدید زخم آئے ہیں۔ العربیہ رپورٹ کے مطابق شکاگو کے مضافاتی علاقے میں ورلڈ کمیونٹی شراف کے دفتر نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ تفتیشی اہلکار اس بات کا تعین کرنے میں کامیاب رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں دونوں متاثرین کو مشتبہ شخص نے اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ KCR کا وزیر اعلیٰ کے طور پر تیسری بار اقتدار میں آنا یقینی، تروملا مندر میں پوجا کے بعد ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کا میڈیا سے خطاب۔ تلنگانہ میں انتخابی ضابطے اخلاق پر سختی سے عمل آوری، پولیس عہدیداروں نے ریاستی وزیر کملاکر کی گاڑی کی لی تلاشی۔ انتخابی ضابطے اخلاق کے نفاذ کے بعد حیدرآباد میں پولیس کی تلاشی مہم جاری، کوائی گوڑہ میں 2 کروڑ 9 لاکھ روپے کی نقد رقم اور میاں پور میں 7 کلو سونا اور 7 کلو چاندی ضبط۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی فنڈنگ سے متعلق الیکٹورل بانڈ اسکیم کا چیلنج کرنے والی درخواستوں کا معاملہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ الیکٹورل بانڈز تنازع کا کرے گی فیصلہ۔ کانگریس کی فہرست جمہوری بی جے پی کی اوپر سے نیچے تک مسلط کی ہوئی ہے، سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کا بیان۔ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، حملوں میں تاہم 2670 افراد ہلاک اور 9600 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی بمباری میں 30,000 سے زیادہ مکانات تباہ، 12 لاکھ سے زیادہ شہری بے گھر، مصر میں فلسطینی سفیر کا انکشاف۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ جاری رکھنے تو تنازع میں ہوگا مزید اضافہ، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بیان۔ تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی، دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ۔